नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी त्रिया चरित्र। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूँ शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर 1-2 नहीं 5 शादियाँ की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाट बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे? मेरे बाद इनका क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? यह ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कसमकस हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी। बला का जहीन और तमीजदार, मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चों को अपना नहीं सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डौल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी सबनमी ताजगी में खिल खिल कर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े। वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानियां भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन है
मजली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी उससे दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान ने यह गंवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रहना न मुनासिब है, न मसलहत। मगर जाऊँ कहाँ? न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती है जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करें? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई हैं तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूं और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबत्तियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती है। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खन लाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी। पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिन, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी। यह बाई जी की बैठक है। झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिन, यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगनदास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन, भाई
यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वे शौक न करें तो हमारा तुम्हारा निबाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वह अपनी आंखों देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है, बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडिया, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे। कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी। चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती हैं। शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं। कागज पर ऐसी मूरत बनाती हैं कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी हैं। बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला, 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया। कौन पति आएगा? जब से यह सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती हैं। एक दिन रोती थीं, मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे। नारायण करें, मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो। यहाँ मेरा निबाह न होगा। इंदिरा रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाटवाट मिल जाती है कि नहीं। मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआली बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि एक स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है। उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहां शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आ आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा था ही, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो गया और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था और भूख, जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाजत न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मजे में पूरी शान के साथ
उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार्के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेत आत्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटे हालों की तरह रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आंजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। उसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उसे अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुस्खत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी। कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उस दिन तुमसे बात करती, न मुझ पर यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिख लगवा दूंगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही। मुझसे भी न सहा गया। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। बोली, बाई जी, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए
अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निभा यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी। मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ, मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकर थी। उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगन दास सन्नाटे में आ गया। आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन को इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा भी जी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी इस आवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ। रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहा करूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुभीता कहीं लग जाए तो चले जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़ी में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। जरा संभल के कदम रखना।
पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों-ज्यों बारीक से बारीक निगाह से देखता, त्यों-त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। आह, मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था, वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी न आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आस पास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की सरलता और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाज़ों का इंतजार करते। चूँकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबी से उसका गला न छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल जाता। जब वह पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता, मगर कुछ बस था न काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा भी उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तुक वह कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू है, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मंचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिक का पाया था और जबान मासूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पांव फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थीं, मगनदास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और वह उसके सुर से सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मने हैं, उल्टी मनावन मोको पड़ी, झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया।
मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थीं, फूलों की क्यारियाँ थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती थीं। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। वह अब वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उससे गले लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थीं? घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। तब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तो वकील साहब ने फरमाया, महीने भर से तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ मक्खनलाल ने अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इनमें क्या बातें हो रही हैं। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास से 1 हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, ये कौन थे? इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंभा, क्या असगुन बकते हो? मगन, नहीं रंभा, यह असगुन नहीं है। यह सचमुच मेरी मौत का दूत था। मेरी खुशियों के बाग को रौदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है। मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ। मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ। रंभा, क्यों? मगन, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लौंडी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा की तो न करोगे, क्यों? मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है। कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? जो जी में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी होंगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डबडबा गईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा। यह तो मैं कह ही नहीं पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस, सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है
और मेरा दिल वहां जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहां कौन जाए? रंभा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा। अब जब तक जीऊंगी इस सुख का ध्यान करती रहूंगी। मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? साल में एक बार देख लिया करना, इसी झोपड़ी में आकर। मगन दास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुक सके। बोले, रंभा, ऐसी बातें न करो, कलेजा बैठ जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी न बनूंगी। चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगन दास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज़्यादा हो गई थी, अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूरी ने, तासीर सन्नाटे ने, सुरीलापन और अंधेरे ने आध्यात्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ जा रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारों के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है। मगन दास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगन दास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई थी। मगन दास को उस मकान के दरो दीवार पर एक मनहूसियत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहां रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा। वह रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात तक प्रेम का वास था, मगर उस वक्त वह शोक का घर बनी हुई थी। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगन दास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगन दास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था। तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं यूं बेचैन हूं। क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है। मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वे नाजुक अदाएं, वे मतवाली आंखें, वे भोली भाली बातें, वे अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां, वह जीवनदायी मुस्कान, वे आशिकों जैसी दिलजोइयां, वह प्रेम का नशा, वह हमेशा खिलते रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी। ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने बेताबी के साथ फिरने लगीं। मगन दास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई
तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंभा की विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। आह, कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं। किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं। अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, यह आनंद के दिन कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भुला सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके थे। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उन कुछ दिनों से उसे रियाया की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था, जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने के उलटफेर को कोसते थे। मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियां आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को मसोसने लगती। लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता, जो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी। मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुस्खत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं, यह रईसजादों की आम कमजोरियां हैं। यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इन बढ़ते हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताजा किया करता था, वहां इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर शोर से गाने की आवाज़ों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल में लालसाएं जरूर थीं, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खोली मोहब्बत नहीं। प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया।
अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था। ज्यों ही पर्दा उठा और मगन दास ने अंदर कदम रखा, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगन दास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो। कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगन दास ने कहा, खूब याद है, वह आवाज भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है? मैं अब भी उसी पर मरती हूं। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूलों और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहां मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलवाती हैं। हाँ, इतना जरूर कहती हैं कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं, किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है। मगर स्वभाव वही है, वही मीठी बोली है, वही मुरव्वत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ता इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़े के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।